हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सीटेट 2026 पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के जो है टॉप 100 क्वेश्चन। ये टॉप 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, लगभग जो है पूरा सिलेबस को कवर करेगा ये क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन, डिटेल, एग्जाम्पल, तमाम चीज़ें हम यहाँ पर रखे हैं ताकि जो है सिलेबस पूरी क्लियर हो जाए। ये समझिए एक तरह से जो है रामबाण है और पूरा जो है सिलेबस का कह सकते हैं रिवीजन है। बात करेंगे यहाँ पर जो है पूरा सिलेबस कवरेज है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस, पेडागोजी सभी चीज़ शामिल है। ये ध्यान रखना है। और जो है ये आपको PYQ बेस है, यानी कि प्रीवियस ईयर पर जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पर यहाँ पर लिया गया है, नए क्वेश्चन है यहाँ पर। आइए समझते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीका से। पहला इतिहास सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न एक ने दो आते ही है, एक दो प्रश्न। तो पहला जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या था। जब यहाँ पर पता चल रहा है ये नगर, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरी सभ्यता। क्वेश्चन से पता चल गया, एक चीज़ें क्लियर हुई। दूसरी चीज़ है कि सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में क्यों कहा गया। इसका जो जितनी भी लगभग जो शहरें थी वो क्या थी, सिंधु नदी के किनारे या उसके सहायक नदी के किनारे बसे हुए थे। तीसरा बात है, बाद में इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। इसलिए पड़ा कि बहुत सारे ऐसे शहर मिले जो दूर दराज के इलाकों में थे, सिंधु नदी से बहुत दूर थे। इसलिए जो पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए नाम रख दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को जब आप समझे तो नगर आप किसे कहिएगा। नगर में क्या होता है, सही ढंग से नालियाँ होती है, सही ढंग से रास्ते होते हैं। तो नालियाँ जो है आपको नज़र मिलती है सिंधु घाटी में। सुनियोजित जो है नगर व्यवस्था नज़र आती थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सुनियोजित नगर व्यवस्था हो गई, नहीं कि सुनियोजित नगर व्यवस्था के ही तहत नालियाँ, रोड वगैरह तमाम चीज़ें आती है। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या था, पक्के ईंटे के मकान बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता में ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, यानी कि ऐसे सड़कें थी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही थी, यानी कि सीधा सीधी चल गई थी। तो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थी। विकसित जल निकासी व्यवस्था था, नालियाँ बनी हुई थी, पक्के ईंट थे, नियोजित नगर थे। ये तमाम चीज़ें आपको शामिल यहाँ पर नज़र आती है। जैसे कॉन्सेप्ट में समझे, यहाँ पर नगर नियोजन में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। सड़क सही ढंग से थी, नालियाँ थी, मकान था पक्के ईंटों का बना हुआ, जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। ये ध्यान रखना उस समय, आज के भी समय में आपको बहुत जगह नालियाँ बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, ढकी नहीं हुई है, तमाम चीज़ें हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोहनजोदड़ो एक जगह था सिंधु घाटी सभ्यता में ही, वहाँ पर क्या है, एक महान स्नानागार मिला है, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि महान स्नानागार की जो है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किस बात का प्रमाण माना जाता है। तो ये प्रमाण माना जाता है धार्मिक और सामाजिक परंपरा का। यहाँ पर क्या होता था, पूजा पाठ, कोई त्यौहार होता था, तब जो है लोग स्नान शायद करते थे। जो है बात कर ले, यहाँ पर महान स्नानागार जो है विशाल जल यहाँ पर संरचना थी। इसमें जो है हड़प्पावासी सार्वजनिक स्थान संभवतः धार्मिक महत्व का ये संकेत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु खत्म कर दिए तो वैदिक सभ्यता से प्रश्न आते हैं। तो वैदिक सभ्यता में दो महत्वपूर्ण टर्म आते हैं, सभा और समिति। ये ध्यान रखना है, ये राजनीतिक संस्थाएं थी सभा समिति वैदिक सभ्यता में। पहला हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण था, वैदिक सभ्यता शहरी आ गया। यहाँ पर राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा और समिति को जो है प्रारंभिक वैदिक राजनीतिक संस्थाओं के रूप में समझा जाता है। अगला है बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वैदिक काल में जो है 4 वेद नज़र आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद यहाँ पर नज़र आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। बात करें तो बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य की बात किया और अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया है। सीटेट में जो है बुद्ध, जैन धर्म, मौर्य काल से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। 4 आर्य सत्य की बात इन्होंने किया है और अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। 23वें नंबर पर जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। यहाँ पर पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। यहाँ से पूछता है क्योंकि 23वें और 24वें जो है महावीर स्वामी, इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहले ऋषभ देव थे, ये प्रथम तीर्थंकर थे। तो ये चीज़ें हो गया। अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था नैतिक आचरण और सामाजिक सद्भाव, आपस में मिलजुल कर काम करना। अशोक ने जो है अहिंसा, सहिष्णुता और बड़ों का सम्मान, सभी संप्रदायों के प्रति आदर पर जोर दिया है। तो ये अशोक है। अशोक से एक प्रश्न आता है कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, ये ध्यान रखना है। तो आपको कलिंग युद्ध की चर्चा क्या है यहाँ पर होती है, ये चीज़ें हैं। कलिंग युद्ध के बाद ही इन्होंने धम्म की नीति अपनाया था। अब अगला आता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य, चाणक्य जिसे कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों नाम है इनका। आगे बढ़ेंगे। गुप्त काल को प्रायः किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है? गुप्त काल की बात करें तो इसे भारतीय जो है इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कला, संस्कृति, गणित, खगोल इत्यादि का अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ था। इसलिए तो गुप्त काल को जो है प्रायः कह रहा है, गुप्त काल को प्रायः किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के लिए। आर्यभट्ट, कालिदास को जो है गुप्तकालीन संस्कृति, वैज्ञानिक उपलब्धियों से जोड़ा जाता है। अगला आता है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत क्या हो रहा था? मध्यकाल में क्या होता है कि विदेशी आक्रमण भारत पर शुरुआत हो जाता है और शुरुआत दौरान मोहम्मद गौरी जो है भारत पर आक्रमण करता है, ठीक बात है। और क्या करता है, यहाँ से आक्रमण करके यहाँ पर जो है अपने गुलाम को शासन के लिए बैठाकर वो दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो है उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने ही जो है क्या करता है, यहाँ पर गुलाम वंश का स्थापना करता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश या फिर गुलाम को ममलूक वंश भी कहते हैं का संस्थापक था, ये ध्यान रखना है। ये किसका गुलाम था पूछता है प्रश्न, गौरी का। आगे बढ़ेंगे। और ये मरा कैसे था? तो ये मरा था, चौगान एक खेल होता है, खेल रहा था और मर गया था घोड़ा से गिर के। आगे बढ़ेंगे। एकता व्यवस्था जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? तो एकता व्यवस्था जो है आपको भूमि राजस्व प्रशासन से संबंधित है, ध्यान रखना है। एकता व्यवस्था जो है आपको अधिकारियों को राजस्व प्राप्ति से संबंधित अधिकार दिए जाते थे। आगे बढ़ेंगे। अगला है अकबर का धार्मिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? अकबर की धार्मिक नीति के प्रमुख विशेषता था धार्मिक जो है सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, तो बी ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है, अकबर की नीति था सुलह कुल, ध्यान रखना है सुलह कुल। वहाँ पर अलग अलग विद्वान बैठाए जाते थे अलग अलग धर्मों के, सभी के लिए शांति और सद्भाव, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासन में प्रमुख रूप से जुड़ी? मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये आपको अकबर के समय आया था। ये भी भूमि कर से रिलेटेड था, ध्यान रखना है। भक्ति आंदोलन की जो है प्रमुख विशेषता क्या थी? भक्ति आंदोलन का प्रमुख विशेषता था व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर से सीधा संबंध। जैसे कबीर हो गए, गुरु नानक, मीराबाई आदि जो है भक्ति से रिलेटेड हैं आंदोलन से, और सामाजिक आलोचना और समानता पर जोर दिया इन्होंने, ये इम्पोर्टेंट है। कबीर की शिक्षाओं की प्रमुख विशेषता क्या था? कबीर के शिक्षाओं का प्रमुख विशेषता ये था कि वो क्या थे, बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे। दीन इलाही किससे संबंधित है? दीन इलाही एक धर्म है जो अकबर ने चलाया था, ध्यान रखना है। यह अकबर से संबंधित एक धार्मिक सांस्कृतिक विचार है, आध्यात्मिक पहल थी। इसे जो है व्यापक जनधर्म समझना सही नहीं है। अर्थ एक तरह से ये इसके चलाया गया था धर्म, लेकिन उतना सक्सेस नहीं रहा। स्थानीय बंदोबस्त जो है ये कॉर्नवालिस ने चलाया था, स्थानीय बंदोबस्त, ये ध्यान रखना है। 1793 की बात है, स्थानीय बंदोबस्त इसमें लागू किया गया था।
अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व संबंध क्या है, राजस्व संबंध किसके बीच होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है क्या होता है, किसान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमींदार और किसान और राज्य, डायरेक्ट ए ऑप्शन होगा। रैयतवाड़ी में क्या किया जाता था कि जो टैक्स होता था वो डायरेक्ट किसान देते थे, भूमि के मालिक। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान या रैयत को भूमि राजस्व के लिए सीधे राज्य से जोड़ा गया था, डायरेक्ट कर वसूला जाता था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो 1857 की जब विद्रोह की बात होती है तो इसका अलग अलग कारण था, कुछ राजनीतिक कारण था, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक, कुछ सैन्य असंतोष, तो सभी चीज़ें होंगी। सीटेट में जो है कारणों को बहुकारकीय रूप में समझना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, ध्यान रखना है। इस बंगाल विभाजन के स्वरूप ही पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल हो गया। अभी पश्चिमी बंगाल आप देख रहे हैं भारत का हिस्सा है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश की ओर चला गया। इसके विरुद्ध में जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे जो बंगाल विभाजन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किससे जुड़ा है। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन है वो किससे जुड़ा था, नील के खेती से। ये किसानों का आंदोलन था। अंग्रेज क्या कर रहे थे, ज़बरदस्ती जो है तीन कठिया प्रणाली अपना लिए थे कि आपको नील की खेती ही करना होगा, ये चीज़ें है। तो नील के खेती से। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये आपको जो है यहाँ पर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। दांडी मार्च यात्रा के तहत ही जो नमक कानून था, नमक पर टैक्स लगे हुए थे, उसे तोड़ा गया और जो कहा गया था भारतीय नमक नहीं बना सकते, बनाया गया। तो ये चीज़ें हैं। नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन महत्वपूर्ण प्रतीक बना है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में शुरू होता है, ध्यान रखना। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। करो या मरो जो है गांधी जी से संबंधित है। यही जो है 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते समय केवल तिथियां याद करवाने की अपेक्षा अधिक प्रभावी तरीका कौन सा है। केवल आपको तिथि याद नहीं करवाना है, घटनाओं के कारण और परिणामों का विश्लेषण करना है। जैसे पेडागोजी कॉन्सेप्ट यही है कि इतिहास जो है केवल डेट्स नहीं है बल्कि कारण, घटना और यहाँ परिणामों का प्रत्यक्ष समझ है। इतिहास में जो है प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है, प्राथमिक स्रोत वो स्रोत आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो प्राथमिक स्रोत जो है वैसे स्रोत होते हैं जो घटना के समकालीन हो, यानी घटने के समय के हो, चाहे वो किला हो गया, चाहे वो लेख हो गया, चाहे सिक्के हो गए, ये सब प्राथमिक स्रोत होंगे। तो ये ध्यान रखना है, किसी घटना के समय का शिलालेख प्राथमिक स्रोत है। अगला अब भूगोल की ओर हम बढ़ेंगे, 25 प्रश्न इससे लिए हैं। भारतीय जो है पृथ्वी का जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाएगा, अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये ध्यान रखना है। तो घूर्णन कहलाएगा। घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुएं में परिवर्तन का प्रमुख कारण है ये परिक्रमण, और जो है पृथ्वी की धुरी के झुकाव के साथ ही ये होता है। अगला है, भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है। मध्य में 0 डिग्री होगा, मध्य में 0 डिग्री होगा, वहीं से अक्षांश मापे जाते हैं। कर्क रेखा का अक्षांश क्या है, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है। भारत के अलग अलग राज्यों से भी ये गुजरता है, 8 ही राज्य हैं जिसमें, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो मानक समय जो है आपको 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित होता है, इसी से समय चलता है भारत का। आगे बात कर ले, भारत में जो है मानसून का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर पड़ता है। तो मानसून का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कृषि पर पड़ेगा, क्योंकि भारत जैसे देश में कृषि जो है मानसून पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। भारतीय कृषि का बड़ा भाग वर्षा मानसून से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में जो है अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है।
तो मेघालय का क्षेत्र हो जाएगा बी ऑप्शन, जहाँ अत्यधिक वर्षा होता है। मासेराम हो गया, ये ध्यान रखना है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोग है, ये समझिए 50 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। क से काली और क से कपास, क्योंकि काली मिट्टी में क्या होता है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी आपको जो है यहाँ पर उत्तरी मैदान में पाई जाती है। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होगा, क्योंकि दो नदियों के मिलने से ये बन रहा है, बीच के जगह है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रकार की मिट्टी, ये तो जलोढ़ देखें। अगला क्वेश्चन है भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र असम है। हरित क्रांति मुख्यतः जो है जुड़ा हुआ है क्या है, कौन सा है, हरित क्रांति मुख्यतः जुड़ा हुआ है खाद्यान्न उत्पादन विधि, थोड़ा सा समझिए इसको। तो यहाँ पर हरित क्रांति जो है आपको मुख्यतः जुड़ा है किससे, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से, यानी कि उन्नत बीजों का उपयोग खाद्य वगैरह से जो है आपका वृद्धि कीजिए उत्पादन में, इससे जुड़ा। अगला है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय के मतलब है आप जो है उसे फिर से उपयोग कर सकते हैं, चाहे जो आपको अवेलेबल हो डेली यूज के लिए। वैसा क्या हो सकता है, सौर ऊर्जा को आप डेली उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। निम्न में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, तो नवीकरणीय में सूर्य हो गया, पवन हो गया और जल हो गया। लेकिन कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, बहुत समय लगता है कोयला को बनने में, चाहे पेट्रोलियम, ये प्राकृतिक गैस, तमाम चीज़ें। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या जो होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर लोग का जाना कहलाता है। ग्रामीण से शहर की ओर जा रहे हैं तो प्रवास कहेंगे उसे हम। निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक कार्य है, क्या है, प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य के तहत खेती आता है। कृषि को प्राथमिक कार्य में रखा गया है। जो प्रकृति से सीधे संसाधन प्राप्त करना, ये प्राथमिक कार्य में है, प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो जो चीज़ें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हो रही है वो प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, जो प्रकृति से प्राप्त हुई उसका क्या किया जाएगा, उसका जो है यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र कह रहा है। द्वितीयक क्षेत्र में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको विनिर्माण यानी कि आप कह सकते हैं फैक्ट्रियाँ, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के तहत आएगा। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर मछली पकड़ना प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। एक है अध्यापन यानी पढ़ाना, ये तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र सेवा वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, अस्पताल इत्यादि चीज़ें। अब है कि मानचित्र में दिशा बताने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो मानचित्र में दिशा बताने के लिए आपको जो है उत्तर दिशा संकेत का उपयोग किया जाता है। मानचित्र का पैमाना बताता है, क्या बताता है, मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी के बीच संबंध। समोच्च रेखा किससे दर्शाती है, समोच्च रेखा जो है आपको सामान्य ऊंचाई को दर्शाती है। नदी द्वारा निक्षेपित मिट्टी का मुख्य उदाहरण है। निक्षेपित तो मिट्टी जो हो गई वो जलोढ़ मृदा कहलाएगी। नदी के द्वारा जो साइड में मिट्टियाँ बनी रहती है, चाहे लेकर आई जाती है, ये तमाम चीज़। प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः किससे प्रभावित होती है, तो प्राकृतिक वनस्पति जो है आपको जलवायु और मिट्टी से प्रभावित होगी। भूगोल पढ़ाने के लिए मानचित्र का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है, स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए। पेडागोजी का क्वेश्चन है ये। जियोग्राफी में स्थान, दिशा, दूरी, विवरण का संबंध समझने के लिए मैप अत्यंत उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों को स्थानीय नदी में प्रदूषण का अध्ययन कराने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन है, कि स्थानीय नदी में जो है प्रदूषण हो रहा है, तो बालक को आप कैसे बताइएगा, कैसे पढ़ाइएगा, ये सबसे अच्छा तरीका स्थानीय सर्वेक्षण और अवलोकन करेगा, देख के समझेगा।
अगला क्वेश्चन है, संसाधन की अवधारणा को समझने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो स्थानीय संसाधनों के उदाहरण से जोड़ना, बी ऑप्शन। अगला भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, नागरिक शास्त्र। यहाँ से प्रश्न आते हैं पॉलिटी से, देख लेते हैं। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत करने की बात है तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संप्रभुत्व, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? कि निर्धारित आयु पूरी करने वाले नागरिक को मतदान का अधिकार होगा, यही सार्वभौमिक मताधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? तो लोकतंत्र का मूल आधार जनता की भागीदारी होगा। भारत में कानून बनाने का प्रमुख कार्य किसका है? तो कानून कौन बनाता है? विधायिका। आगे बढ़ेंगे, कानून व्यवस्था और न्याय प्रदान करने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? तो कानून व्यवस्था और न्याय जो प्रदान करता है वो जिम्मेदारी है यहाँ पर न्यायालय का, यानी कि न्यायपालिका, कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानूनों को लागू करना। भारत में संसद के दो सदन कौन से हैं? एक लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा, बी ऑप्शन। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन संस्था कौन सा है? तो ग्राम पंचायत होगा, ग्राम स्तर। ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में जो है ग्राम पंचायत क्षेत्र के पात्र मतदाता शामिल होते हैं, बी ऑप्शन, जो उस ग्राम पंचायत के होंगे। भारत में चुनाव कराने का संवैधानिक जिम्मेवारी किस संस्था के पास है? तो निर्वाचन आयोग के पास है। आगे बढ़ेंगे, मौलिक अधिकार का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? नागरिकों को स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना। समानता का अधिकार किस विचार से संबंधित है? तो ये आपको जो है कानून के समक्ष समानता की बात करती है संविधान। आगे बढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान और समान निष्पक्षता। लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सूचना देना और जनमत निर्माण में योगदान, तो ए ऑप्शन। अगला है, सामाजिक विविधता का अर्थ क्या है? तो भाषा, संस्कृति, धर्म आदि में विविधता सामाजिक विविधता है। हास्यकरण, हास्यकरण हम कहेंगे उन्हें जो पीछे छूट गए हैं, हास्य पर है। किसी समूह का सामाजिक मुख्य धारा से वंचित या किनारा होना, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र में निष्पक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाएगा, जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, तो जरूरी है विपक्ष। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? नागरिकों की जिम्मेदारियों से संबंधित है मौलिक कर्तव्य। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानताओं और भेदभाव को कम करना सामाजिक न्याय का उद्देश्य। आरक्षण जैसी नीतियों पर एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आरक्षण जैसी नीतियों पर क्या है कि यहाँ पर जो है ऐतिहासिक सामाजिक वंचना से प्रभावित समूहों को अवसर प्रदान करना, जो पीछे छूट गए हैं उसे अवसर प्रदान करना। सीटेट में जो है नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, नागरिक शास्त्र ही नहीं और भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो जीवन को लोकतांत्रिक स्थितियों में जोड़ना। अगला है, बच्चों में जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि क्या होगा? कक्षा में संवाद और भूमिका निर्णय शामिल है। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में किसी बच्चे की भाषा के कारण उसका मजाक बनाया जाता है तो शिक्षक क्या करेगा? विविधता का सम्मान करेगा और भावना विकसित करनी चाहिए विविधता के सम्मान के बालकों में, ये ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में किसी बच्चे की भाषा के कारण उसका मजाक, ये क्लियर कर दिए हैं। सामाजिक विज्ञान में जो है स्रोत आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को प्रमाणों का विश्लेषण करना सिखाना। अब जो है पेडागोजी के प्रश्न हम लिए हैं 25, जो आपको लट्टू की तरह दिमाग घुमा देगा। पहला है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालक के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो, सही गलत के निष्कर्ष पर वो पहुँचे, चिंतन करे, सामाजिक समझ विकसित हो, तो बी ऑप्शन।
एसएसटी में जो है लर्नर को समाज, इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक और पर्यावरण को प्रमाण एवं तर्क आधार पर समझना चाहिए। इतिहास में स्रोत का उपयोग क्यों किया जाता है? सोर्सेस का उपयोग किया जाता है प्रमाण पता करने के लिए कि ये सही है, अतीत की व्याख्या के लिए प्रमाण प्राप्त करने हेतु। ए ऑप्शन। अगला है कि निम्न में से प्राथमिक स्रोत कौन सा है? प्राथमिक स्रोत वही होता है जो घटना के समकालीन हो। घटना के समकालीन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? इतिहास के घटना के समकालीन शिलालेख। ए ऑप्शन। अगला बढ़ेंगे भूगोल की कक्षा में स्थानीय क्षेत्र का मानचित्र बनाना किस कौशल को विकसित करता है? स्थानीय समझ को करेगा। यदि विद्यार्थी कहता है कि मानचित्र में ऊपर हमेशा उत्तर होता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग मानचित्रों दिशा संकेतों के माध्यम से अवधारणा स्पष्ट करेगा। गलत उत्तर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानना है, सीखने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है एसएसटी में प्रयोजन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सक्रिय और अनुभवात्मक अधिगम। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में विद्यार्थी क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा, प्रमाण खोजता है, निष्कर्ष निकालता है। सामाजिक विज्ञान में चर्चा बहस का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तर्क और जो है विभिन्न दृष्टिकोण विकसित होगी। हर एक बालक अपने तर्क, अपने विचार, अपने अनुसार जवाब देगा तो अलग अलग विचारधाराएँ आएंगी, दृष्टिकोण आएंगी। तो ये ऑप्शन। एक शिक्षक इतिहास में किसी घटना को दो अलग अलग विवरण देता है, इसका उद्देश्य क्या है? स्रोत की तुलना करना और आलोचनात्मक विश्लेषण करना। अगला है एसएसटी में कालक्रम सिखाने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयोगी है? तो टाइमलाइन होता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्थानीय ज्ञान का उपयोग सीखने को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि विद्यार्थी इतिहास को राजाओं की कहानी मात्र समझता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामान्य लोगों, महिलाओं, श्रमिकों और विभिन्न समूहों के अनुभव भी शामिल करने चाहिए। ये क्या करता है? समावेशी एवं बहु दृष्टिकोणात्मक इतिहास शिक्षण का उदाहरण है। एसएसटी में फॉर्मेटिव असेसमेंट, एसएसटी में नहीं सब सब्जेक्ट में ये काम देगा, सब सब्जेक्ट में काम देगा, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, तमाम चीज़ें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण एसएसटी में यहाँ पर पूछ रहा है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पहले समझिए क्या होता है। जो सीखने के दरमियान होता है, आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपसे पूछ लिया प्रश्न, ठीक बात है, क्लास वर्क दे दिया, फॉर्मेटिव है। चर्चा, गतिविधि और कक्षा कार्य के दौरान प्रतिक्रिया, बी ऑप्शन। अगला है एक विद्यार्थी बार बार मानचित्र पढ़ने में गलती करता है, सर्वोत्तम शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी? त्रुटि के कारण को पता लगाना, ठीक है, त्रुटि के कारण जानकर अतिरिक्त अभ्यास और सहायता देना, रेमेडियल टीचिंग करवाएगा डायग्नोस करके। एसएसटी में जो है कंस्ट्रक्टिज्म अप्रोच क्या है? रचनावाद अप्रोच। रचनावादी अप्रोच ये है कि विद्यार्थी अपने अनुभव और पूरे ज्ञान के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। अगला है यदि बच्चा किसी ऐतिहासिक घटना के कारण को लेकर अलग अलग उत्तर देता है, शिक्षक क्या करना चाहिए? अब बालक के माइंड में अलग अलग भावनाएं चल रही है कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, तो टीचर क्या देगा? प्रमाण देगा और तर्क के आधार पर चर्चा करवाएगा। एसएसटी में फील्ड विजिट का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वास्तविक जीवन के अवधारणा जोड़ना। कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? कॉन्सेप्ट मैप अवधारणाओं के बीच संबंध दिखाने के लिए। एसएसटी की कक्षा में समाचार पत्र का उपयोग क्या किया जाता है? करा एसएसटी की कक्षा में समाचार पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? सामाजिक घटनाओं को पाठ्य के अवधारणा से हम जोड़ सकते हैं, इसलिए। सामाजिक विज्ञान में रोल प्ले, भूमिका निर्वाह का उपयोग किसके लिए उपयुक्त है? तो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को अनुभव के रूप में देखने के लिए। अगला है एसएसटी में ओपन एंडेड क्वेश्चन के लाभ क्या है? विद्यार्थी को तर्क और विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर मिलता है। क्या 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह था? इस प्रश्न का सर्वोत्तम शैक्षिक उद्देश्य है। तो अब बालक से हम पूछते हैं कि क्या 1857 की जो क्रांति हुई है, क्या एक सैनिक विद्रोह ही था कि और कारण थे? तो बालक क्या करेगा? इसमें चिंतन मनन करेगा, तर्क करेगा, विभिन्न दृष्टिकोण को विश्लेषण करेगा। तो विभिन्न कारणों और दृष्टिकोण का विश्लेषण, ये ध्यान रखना है। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है, HOT है, HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। आगे बढ़ेंगे।
HO हाई ऑर्डर, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें कर रहा है, बालक विश्लेषण भी कर रहा है। SST में जो है जेंडर सेंसेटिव टीचिंग का अर्थ क्या है? क्या है कि जो है यहाँ पर SST जब आप पढ़ाते हैं तो लैंगिक सेंसेटिव यानी लिंग के प्रति, लिंग क्या होता है? एक सामाजिक संरचना है, मैं पढ़ा चुका हूँ पैडागोजी में। आपको जो है यहाँ पर बात कर ले तो CTET का CDP का जो है पैडागोजी का वीडियो अपलोड है, उसे देखिएगा तो यहाँ भी प्रश्न उससे बन जाएंगे। लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना और समान अवसर देना, ये ध्यान रखना है। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? विद्यार्थी के प्रश्नों और अनुभवों को सीखने का साधन बनाना। अगला क्वेश्चन है CTET SST में सबसे प्रभावी शिक्षण पद्धति कौन है? गतिविधि आधारित, चर्चा, स्रोत, मानचित्र, परियोजना, वास्तविक अनुभव का समन्वय एक अच्छा शिक्षण होगा SST पढ़ाने के लिए। क्यों? SST जो है बहुआयामी विषय है, इसमें अलग अलग जो है विषय शामिल होते हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामाजिक जीवन, तमाम चीज़ें शामिल होती है, इसलिए जो है वास्तविक परिस्थितियों को जोड़कर पढ़ाना अधिक प्रभावी होता है, ये ध्यान रखना। जो चीज़ें अभी हमने देखा उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इतिहास में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें सही ढंग से शहर बसे हुए थे, सुनियोजित शहर थे, पक्के ईंटें थे, नालियाँ बनी हुई थी, ग्रिड पद्धति पर सड़कें थी। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार देखे। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, ध्यान रखना है, गुजरात में था उस समय। धौलावीरा जो है जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध संस्थापक। चारि आर्यसत बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत है। अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अशोक धम्म, नैतिकता और सहिष्णुता पर बल देते हैं। अशोक ने बाद में जो है कलिंग का एक युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व, उसके बाद इनका जो है नीति चेंज हो जाता है, ये धम्म की नीति की अपनाते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला बात करें अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। गुप्त काल जो है कला, संस्कृति, विज्ञान और उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत इसका करता है, वास्तविक संस्थापक इसका ही गुलाम इल्तुतमिश था, वो करता है। अगला है इक्ता व्यवस्था जो है राजस्व भूमि प्रशासन था, एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। रजिया सुल्तान से रिलेटेड यहाँ पर इल्तुतमिश के बेटी और एकमात्र जो है कह सकते हैं ओमेन, यानी कि एकमात्र जो है ओमेन शासिका कह सकते हैं। अकबर जो है मनसबदारी स्टार्ट करता है, सुलह कुल चालू करता है। भक्ति आंदोलन, व्यक्तिगत भक्ति और आडंबरों का विरोध था। जो है यहाँ पर कबीर ने कर्म कांड और सामाजिक भेदभाव का आलोचना किया। अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ा व्यवस्था में क्या था? किसान डायरेक्ट टैक्स देते थे सरकार को। आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य कारण था। कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। 1885 में कांग्रेस स्थापना। चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था नील के खेती के विरुद्ध में, ये जन व्यापक आंदोलन था या किसानों का। दांडी मार्च जो है नमक कानून तोड़ा गया, इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। जियोग्राफी में है घूर्णन के कारण दिन रात होता है। परिक्रमा प्लस पृथ्वी के ध्रुव का झुकाव ऋतु परिवर्तन का कारण है। भूमध्य रेखा मध्य में 0 डिग्री अक्षांश है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के जो है अलग अलग राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर है। मानसून भारतीय कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मृदा जो है उत्तरी मैदान में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोग है। लाल मिट्टी लौह तत्व की उपलब्धि होती है। चाय असम और पश्चिम बंगाल में होता है, ज़्यादातर असम ऑप्शन में रहता है, मारिएगा। हरित क्रांति खदान उत्पादन में वृद्धि करता है। नवीकरणीय संसाधन सौर, पवन और जल हैं। अनवीकरणीय संसाधन जिसे बनने में बहुत समय लगता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या। प्रवास लोगों का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। प्राथमिक गतिविधि
के अंतर्गत वे चीज़ें आते हैं जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, कृषि, मछली पकड़ना, खनन, तमाम चीज़ें। द्वितीयक में विनिमय और उद्योग हैं, खदान है, फैक्ट्रियाँ द्वितीय में आएंगे। तृतीय में सेवा वाले क्षेत्र रहते हैं, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा आदि। मानचित्र जो है स्थानिक समझ विकसित करेगा। पैमाना, मानचित्र दूरी, वास्तविक दूरी के बीच संबंध है। पैमाना, समुच्चय रेखा, समान या ऊंचाई वाले स्थान होते हैं। सिविक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949, संविधान लागू 26 जनवरी 1950। प्रस्तावना की बात करें तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये सब चीज़ें आपको प्रस्तावना में मिल जाती है संविधान की। लोकतंत्र जो है जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि जो आयु निर्धारित की गई है, जैसे भारत में 18 वर्ष की आयु निर्धारित है तो उसके बाद जो है नागरिक मत डाल सकते हैं, उनका अधिकार है। विधायिका जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। न्यायपालिका न्याय एवं कानून व्यवस्था है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा। ग्राम स्तर जो है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा क्षेत्र का में जो है पात्र मतदाता। चुनाव जो है निर्वाचन आयोग की संवैधानिक भूमिका है। मौलिक अधिकार जो है आपका स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करती है आपका, ये ध्यान रखना है। संविधान के भाग 3 में है ये। धर्मनिरपेक्षता जो है सभी धर्मों के प्रति समान जो है निष्पक्षता रखता है। सामाजिक न्याय क्या है? समानता और भेदभाव को कम करना। विपक्ष सरकार के जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मीडिया सूचना और जनमत निर्माण करती है। विविधता, भाषा, संस्कृति, धर्म के आधार पर जो अंतर होते हैं उसे विविधता कहा जाता है। हास्यकरण क्या है? किसी समूह का सामाजिक जो है मुख्य धारा से वंचित होना हास्यकरण है। थोड़ा सा क्यों जो है महत्वपूर्ण सबसे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना किस पर होगा? एसएसटी जब भी आप पढ़ा रहे हैं, चाहे क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रश्न पूछे जाएगा तो रटने वाला को छोड़ देना है। समझ, तर्क और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना है। कंस्ट्रक्टिज्म जो है बच्चा अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर नया ज्ञान बनाता है। चाइल्ड सेंटर में शिक्षक फैसिलिटर मार्गदर्शक होगा। विद्यार्थी सक्रिय लर्नर होगा। हिस्ट्री जो है आपको टीचिंग में आप स्रोत, प्रमाण, कालक्रम, कारण, परिणाम, विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग कीजिएगा। जियोग्राफी पढ़ाते समय आप मानचित्र का प्रयोग कीजिएगा। ग्लोब का स्थानीय परिवेश अवलोकन, फील्ड वर्क। सिविक्स जब पढ़ाइएगा तो चर्चा कीजिएगा। लोकतांत्रिक गतिविधियां कराइएगा। वास्तविक जीवन का उदाहरण दीजिएगा। प्राइमरी सोर्स जो है घटना के समय के शिलालेख होते हैं, जैसे पत्र हो गए, जब राजा के समय के जो हो, ये ध्यान रखना है, यानी कि घटना के समय के। सिक्का हो गए, सरकारी दस्तावेज इत्यादि। सेकेंडरी सोर्स यानी बाद में लिखी गई इतिहास के पुस्तकें सेकेंडरी सोर्स है। प्रोजेक्ट वर्क क्या है? सक्रिय और अनुभवात्मक अधिगम होता है। फील्ड विजिट से क्या होता है? वास्तविक जीवन से जुड़ते हैं, वास्तविक जीवन की अवधारणा जोड़ना। डिस्कशन और डिबेट क्या है? तर्क और विभिन्न दृष्टिकोण समझना। रोल प्ले क्या है? सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को अनुभवात्मक अधिगम। कॉन्क्रीट मैप क्या है? अवधारणाओं के बीच जो है संबंध को समझना। टाइमलाइन क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम समझना। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सीखने के दौरान असेसमेंट प्लस इसमें फीडबैक दिया जाता है। जैसे आपसे टेस्ट ले लिया गया है, क्लास टेस्ट, तो टीचर क्या करेगा? देखेगा कहाँ गलती कर रहा है, उसे सुधारेगा, फिर फीडबैक देगा कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। समेटिव असेसमेंट सीखने के अवधि के अंत में है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है? हर एक बालक तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अलग अलग आंसर दे सकते हैं। अगला है कि गलत उत्तर विद्यार्थियों की कमी नहीं मानना है, सीखने का साधन मानना है उसे, ये ध्यान रखना है। इंक्लूसिव क्लासरूम में सभी बच्चा की भाषा, संस्कृति, लिंग, सामाजिक व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समान किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी बालक यहाँ पर शामिल होते हैं, सामान्य और विशेष बालक। जेंडर सेंसिटिव टीचिंग में क्या है? लैंगिक जो रूढ़ियाँ बनी हुई है, लड़के ये करेंगे, लड़कियाँ ये करेंगे, उसको चुनौती देना, उसका विरोध करना और समान अवसर देना सभी को। अगला है सीटेट के में जो है बार बार आने वाले मास्टर फार्मूला थोड़ा सा देखिए। इतिहास क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जो है परिणाम क्या हुआ, इस पर जोर देता है। भूगोल कहाँ, क्यों, कहाँ जो है क्यों, वहाँ क्या प्रभाव, मानचित्र पर कैसे दिखाए। नागरिक शास्त्र जो है अधिकार, जिम्मेदारी, लोकतंत्र, भागीदारी और समानता पर जोर है। पैडागोजी में बच्चा हमेशा एक्टिव होगा, सक्रिय लर्नर होगा, टीचर हमेशा मार्गदर्शक होगा। अनुभव, चर्चा, प्रमाण, तर्क, निष्कर्षण शामिल है। थोड़ा सा देख लीजिए, आपको रटाना नहीं है, ये ध्यान रखना है।
रटाना नहीं है एसएसटी पढ़ाते समय। कॉन्सेप्ट, कैजुअल, एविडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत तैयारी है। अब यहाँ पर आप रिवाइज करते हैं 1857 क्रांति, सिंधु घाटी सभ्यता, गांधी जी का आंदोलन, अकबर, मिट्टी, मानसून, मानचित्र, संविधान, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, तमाम चीज़ों को, लगभग चीज़ों को यहाँ पर कवर कर दिया गया है दोस्तों। ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो आप जो है अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक भी संभव हो अपने दोस्तों यारें तमाम को जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।